और अब बात करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों की, आज के टॉप 5 एजेंडा की। आज का पहला एजेंडा, आज पहले चरण के चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन है। शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। 11 अप्रैल को 91 सीटों पर वोटिंग होनी है। आज का दूसरा एजेंडा, बीजेपी ने जैसे ही अपने संकल्प पत्र में धारा 370 और अनुच्छेद 35A पर कहा कि उनके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है, वैसे ही जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की राजनीति कर रहे सियासी दलों ने बीजेपी पर हमला करना शुरू कर दिया है। आज का तीसरा एजेंडा, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों पर इनकम टैक्स की छापेमारी को लेकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने बड़ा खुलासा किया है। सीबीडीटी के मुताबिक आईटी की छापेमारी में 281 करोड़ रुपए कैश का पता चला है, जिसमें से 200 में भेजे गए। आज का चौथा एजेंडा, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह यूपी मिशन पर हैं। कल लखनऊ पहुंचे अमित शाह ने देर रात तक पार्टी के अधिकारियों के साथ चुनाव को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। और आज का 5वां एजेंडा, भारत का भगोड़ा माल्या, जल्द ही बड़ी विजय उस पर हासिल हो सकती है। विजय माल्या का भारत में प्रत्यर्पण जल्द हो सकता है। लंदन कोर्ट ने प्रत्यर्पण के खिलाफ माल्या की याचिका को खारिज कर दिया है। फरवरी में ब्रिटेन ने विजय माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी और इसी आदेश के खिलाफ माल्या ने कोर्ट में अर्जी दी थी। तो आज पहले चरण के चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन है। नियमों के मुताबिक आज शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। ऐसे में हर पार्टी के नेताओं ने रैलियों के लिए कमर कस ली है। पहले चरण में यूपी के 8 सीटें, महाराष्ट्र की 7, असम की 5, बिहार की 4, बंगाल और जम्मू कश्मीर की 2-2 और ओडिशा की 4 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण के हाई प्रोफाइल सीटों में नागपुर, शोलापुर, जमुई, गया, हैदराबाद, अरुणाचल, हरिद्वार, नैनीताल समेत यूपी की 8 सीटें शामिल हैं। 11 अप्रैल को पहले फेज में 91 सीटों पर मतदान होना है। नामुमकिन भी अब मुमकिन है। भारतीय जनता पार्टी जा रही है और गठबंधन आ रहा है। जेल में दूसरा चौकीदार होगा। अच्छे दिन नहीं आए। पहले चरण के लिए 91 सीटों पर चुनावी रैलियों का शोर आज शाम 5 बजे के बाद थम जाएगा। पहले चरण के लिए 11 अप्रैल को वोटिंग है। इससे पहले आज सभी दिग्गज नेताओं की कई ताबड़तोड़ रैलियां हैं। पहले चरण में आंध्र प्रदेश के सभी 25 सीटों पर, तेलंगाना के सभी 17 सीटों पर और उत्तराखंड के सभी 5 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम के सभी सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण में ही अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में भी वोटिंग होगी। इसके अलावा पहले चरण में कई और राज्यों के कुछ सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण में यूपी के 8 सीटों, गाजियाबाद, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कैराना, बिजनौर और मेरठ में वोटिंग होगी। पहले चरण में ही महाराष्ट्र के 7, असम के 5, बिहार के 4, बंगाल और जम्मू कश्मीर के 2-2 और ओडिशा के 4 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण के कुछ हाई प्रोफाइल सीटों में नागपुर, शोलापुर, जमुई, गया, हैदराबाद, अरुणाचल पश्चिम, हरिद्वार, नैनीताल समेत यूपी के 8 सीट शामिल हैं। पहले चरण में कुछ बड़े नेता जिनकी चुनावी किस्मत ईवीएम में बंद होगी उसमें शामिल हैं नितिन गडकरी, वीके सिंह, सत्यपाल सिंह, महेश शर्मा, संजीव कुमार बालियान, रमेश पोखरियाल निशंक, हंसराज अहीर, सुशील कुमार शिंदे, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, असदुद्दीन ओवैसी और किरण रिजिजू। भले ही शाम 5 बजे के बाद 91 सीटों पर नेताओं की रैली बंद हो जाएगी, लेकिन दूसरे लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार जारी रह सकता है। हालांकि अब 91 सीटों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी मतदाताओं की है। इसीलिए जी न्यूज आपसे अपील करता है कि 11 अप्रैल को जरूर वोट करें। धारा 370 मांग उठती है तो हमारे पास भी धारा 370 और 35 से समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। दरअसल बीजेपी के संकल्प पत्र में 370 हटाने का जिक्र है, जिससे जम्मू कश्मीर के सियासी पार्टियों में बेचैनी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा, आर्टिकल 370 खत्म करके देखो, हम भारत से अलग हो जाएंगे।
वहीं पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती ने भी इसका विरोध किया। तीन 370 पर बीजेपी के संकल्प से घाटी में मौजूद टुकड़े टुकड़े गैंग बेचैन हो गया है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि अनुच्छेद 370 पर पार्टी के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। पार्टी ने कहा है कि हम जनसंघ के समय से अनुच्छेद 370 के बारे में अपने दृष्टिकोण को दोहराते हैं और अनुच्छेद 35A को भी खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पार्टी ने कहा है कि वो कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित वापसी के लिए भी सभी प्रयास करेगी। बीजेपी के इस संकल्प का असर फौरन जम्मू कश्मीर में दिखा। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों गीदड़ भभकी पर उतर आए। मेरी वार्निंग है बीजेपी वालों को कि आप आग के साथ खेलना बंद कर दो। जम्मू कश्मीर में बारूद है, आप चिंगारी फेंकोगे तो ना जम्मू कश्मीर रहेगा तो ना हिंदुस्तान रहेगा और ना यहाँ जो पूरा खित्ते में आग लग जाएगी। जब 370 से जम्मू कश्मीर को आजाद करोगे तो आप जम्मू कश्मीर को मुल्क से भी आजाद कर दोगे। आज ये बीजेपी वाले कहते हैं कि हम 370 और 35A को हटाएंगे। मोदी साहब, अमित शाह साहब, मैं आपको आज हंडवारा की सरजमीन पे चैलेंज करता हूँ, नहीं हटा पाओगे। इस रियासत के लोग आपको इस बात की इजाजत नहीं देंगे। बेटे उमर ने धमकी दी तो पिता फारूक कहां पीछे रहने वाले थे। लगे हाथ उन्होंने भी धमकी दे डाली। तुम समझते हो कि 35A हटाकर तुम हमारे हक को खा जाओगे? ये क्या उसको मिटाना चाहते हैं? समझते हैं कि बाहर से लाएंगे, बसाएंगे, हमारा नंबर कम कर देंगे, हम क्या सोते रहेंगे? हम इसका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। अलगाववाद का जहर उगलने वाले इन नेताओं को देश के गृह मंत्री ने जवाब दिया। मैं दो टूक शब्दों में कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, दो प्राइम मिनिस्टर की बात यदि उठती है तो फिर हमारे पास भी धारा 370 समाप्त करने और 35A समाप्त करने के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नहीं बचेगा। 370 और 35A ये वो शब्द हैं जो इस बार के लोकसभा चुनाव में बार बार सुनाई दे रहे हैं। घाटी के राजनीतिक दल जहां इन शब्दों का इस्तेमाल अलगाववादियों और कट्टरपंथियों का समर्थन हासिल करने के लिए कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इसका इस्तेमाल राष्ट्रवाद के लिए अपने संकल्प को और मजबूत दिखाने के लिए कर रही है। दिल्ली, एनसीआर, भोपाल, इंदौर और गोवा में आयकर विभाग की छापेमारी के छापे में 281 करोड़ रुपए अवैध कैश का पता चला है। दिल्ली में करीब 230 करोड़ रुपए अवैध लेन देन का पता चला है। इस अवैध कैश का बड़ा हिस्सा हवाला के जरिए दिल्ली में एक पार्टी के हेडक्वार्टर पर भेजा गया। सीबीडीटी के मुताबिक 20 करोड़ रुपए दिल्ली में एक राजनीतिक दल के हेडक्वार्टर में भेजे गए। ये 20 करोड़ रुपए दिल्ली में तुगलक रोड पर मौजूद पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी के घर से हवाला के जरिए पार्टी हेडक्वार्टर भेजे गए। भोपाल, इंदौर, दिल्ली एनसीआर और गोवा में मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ के करीबियों पर इनकम टैक्स की छापेमारी 48 घंटे बाद खत्म हुई तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने चौंकाने वाला खुलासा किया। सीबीडीटी के मुताबिक आईटी की छापेमारी में 281 करोड़ रुपए कैश का पता चला है। इसमें 230 करोड़ रुपए का अवैध लेन देन दिल्ली में हुआ। 20 करोड़ रुपए दिल्ली में एक पार्टी मुख्यालय में भेजे गए। ये रकम तुगलक रोड के पते से भेजी गई थी। 20 करोड़ रुपए की ये रकम हवाला के जरिए भेजी गई थी। इसके अलावा टैक्स हेवन में 802 कंपनियों की मौजूदगी के सबूत मिले हैं। सीबीडीटी के मुताबिक छापेमारी में कई डायरिया, कंप्यूटर फाइलें और कागजात जब्त किए गए हैं। लेकिन कमलनाथ के पूर्व ओएसडी प्रवीण कक्कड़ ने दावा किया कि उनके यहां से इनकम टैक्स टीम को एक भी संदिग्ध दस्तावेज नहीं मिला। 2 दिन की पूरी बारीक छानबीन के बाद भी इनको कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं मिला जिसको ये जब्त कर पाए। छापेमारी में कई बेनामी संपत्तियों का पता चलने का भी दावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है। अमित शाह यूपी में 2014 का इतिहास दोहराने के लिए लगातार कोशिश में जुटे हैं और इसी कोशिश को पूरा करने के लिए अमित शाह कल लखनऊ पहुंचे। लंबी चुनावी बैठकें की। ये बैठकें आधी रात तक चलती रहीं। बैठक में उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, बीजेपी उम्मीदवारों के नामों पर रायशुमारी भी हुई। बैठक में अमित शाह ने शुरुआती 3 चरणों के 26 सीटों पर
अमित शाह मिशन यूपी पर हैं। पहले चरण के वोटिंग से 2 दिन पहले यानी सोमवार को अमित शाह लखनऊ पहुंचे। लखनऊ एयरपोर्ट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने शाह का स्वागत किया। इसके बाद अमित शाह पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां करीब रात 3 बजे तक चुनावी तैयारियों का मंथन हुआ। इस दौरान उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे भी मौजूद रहे। मौजूद सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने चुनावी मंथन के दौरान कई मुद्दों पर खास चर्चा की। इस दौरान पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों पर चर्चा की गई। अवध क्षेत्र की 16 लोकसभा सीटों को लेकर नेताओं से फीडबैक लिया गया। यूपी के बाकी सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। साथ ही शुरुआती 3 चरणों की 26 सीटों पर विशेष चर्चा की गई। ओम प्रकाश राजभर को 1 सीट और निषाद पार्टी को भी 1 सीट दिए जाने पर चर्चा की गई। गुरुवार को पहले चरण में यूपी के 8 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। वहीं दूसरे चरण में 18 अप्रैल को भी 8 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। ऐसे में अमित शाह का लखनऊ दौरा काफी मायने रखता है। भगोड़ा विजय माल्या भारत लाया जा सकता है। लंदन कोर्ट ने प्रत्यर्पण के खिलाफ माल्या की याचिका को खारिज कर दिया है। फरवरी में ब्रिटेन ने विजय माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूर। माल्या ने अदालत में अर्जी दाखिल की थी, लेकिन अब अर्जी खारिज हो गई है। प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में इसके बाद अब तेजी आएगी। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को जल्द भारत लाने की उम्मीद बढ़ गई है। दरअसल लंदन कोर्ट ने प्रत्यर्पण के खिलाफ विजय माल्या की याचिका खारिज